प्रोसीजर्स समटाइम्स सी फैब के अंदर वो ना कहते हैं सजेस्ट ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन और ब्रैकेट में बोल्ड करके लिखते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वैसे ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडेड होते हैं अनलेस के एग्जामिनर स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं देने। अच्छा, जब वो कहते हैं ना ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग इज कि आप हाई लेवल बातें करें कि अगर ये हो गया तो ऑडिटर क्या करेगा, अगर ये हो गया तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट करेक्शन नहीं कर रही तो communicate to TCWG. Now, this is a high level action. Ask them to record the mistake, adjust the financial statements for the misstatement. इस तरह की बातें जो हाई लेवल एक्शंस हैं देन दे वुड काउंट इन। लेकिन कैफ लेवल पे मैंने इस तरह की हरकत होते हुए नहीं देखी। ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑल पर्पसेस इंक्लूड्स योर ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा जी, इसमें फॉर एग्जांपल वही, क्योंकि मुझे 10 मार्च 2025 नहीं भूल रहा, और मुझे तो कब से नहीं भूल रहा, मुझे तो सितंबर 2024 जब सेशन स्टार्ट हुआ था अगला, तब से नहीं भूल रहा। जो रेगुलर बैच में हमारे साथ स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं याद कराता रहता हूँ कि जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं, वैसे जितने ये जो आज आप बैठे और जो अगले कुछ दिन आप पढ़ेंगे और जो आपने पिछले दिन पढ़ा है, वो सिर्फ एक 10 मार्च 2025 9 से 12:15 के लिए। आई होप यू वुड एग्री। तो हमें फिर उस जिस तरह मैं एग्जाम फोकस रिवीजन सेशन करा तो मेरे पास एग्जाम फोकस माइंड में है, तो आपको भी अपनी तैयारी को उस हिसाब से रखना है। तो लेट्स नाउ इमेजिन अ बैड सिचुएशन, अ पेसिमिस्टिक सिचुएशन कि खुदा ना खास्ता पेपर में आखिरी 3 मिनट रह गए हैं, आप इवैल्यूएशन कर चुके हैं, तो आपने अगर प्रोसीजर्स लिखने होते तो आप इसके प्रोसीजर्स लिखते या इसके? आई थिंक सिंपलर सिचुएशन जो नीचे वाली सिचुएशन है। और एक प्रोसीजर मैं आपको इन एडवांस बता दूं जो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला आपके ऑडिट के पेपर में फिट हो रहा होगा। आपको पता है डिस्क्लोजर्स तो हर जगह रिक्वायर्ड है, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आप देखें। इम्पेयरमेंट फॉर एग्जांपल पे हम प्रोसीजर्स करते रहे, एक प्रोसीजर मैं आपको अभी बता रहा हूं जो आप चुप करके लिख सकते हैं कि भाई इंस्पेक्ट द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए फॉर इंस्पेक्ट, बी फॉर ड्राफ्ट फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंस्पेक्ट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट। जहां पर भी डिस्क्लोजर्स की बात हो वहां पर एक प्रोसीजर जो आप चुप करके लिख सकते हैं कि इंस्पेक्ट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस चीज के लिए, कि क्या ये जो डिस्क्लोजर्स है, फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट में मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसका क्या करना होता है, डिस्क्लोजर देना होता है। तो डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी के क्या वो IS 10 के हिसाब से कंप्लाइंट है, एडिक्वेट है? ऐसा तो नहीं है कि खाली ये बता दिया कि कोला लिमिटेड ऑरेंज लिमिटेड को सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड एक्वायर कर लिया। अगर सिर्फ ये बताया तो नेचर ऑफ द इवेंट तो बता दी है, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं बताया। तो ये भी बताना है कि हमने कितनी परचेज कंसिडरेशन के ऊपर उसको एक्वायर किया, मतलब हमने 4 बिलियन के ऊपर उसको एक्वायर किया। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं अगर इसकी ड्राफ्टिंग करूंगा तो इसकी मैंने ड्राफ्टिंग में वही मेरे पास सॉरी एक चीज तो भूल ही गया मैं। हम तो इसमें ये वाले प्रोसीजर्स नहीं लिखेंगे। एक बड़ी कॉमन कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आती है इस हवाले से, वो ये है कि जी ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने इतने प्रोसीजर्स याद भी तो किए थे, ये वाले प्रोसीजर्स कि मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग, लेटेस्ट इंटरिम इंक्वायरीज, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये वाले प्रोसीजर स्ट्रेट अवे ना चिपका दूं। याद रखिएगा ये जो प्रोसीजर जो आयजा के अंदर गिवन है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लोकेट करने के प्रोसीजर्स हैं। एक दफा आपने, तो असल में ये प्रोसीजर्स परफॉर्म इस सिनेरियो में हो चुके हैं, और इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के नतीजे में, इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के नतीजे में ये इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए।
अब ये जब आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो अब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या प्रॉपर रिफ्लेक्शन हुई या नहीं, मुझे इसको वेरीफाई करना है। बात समझ में आई है? वो प्रोसीजर्स, ये इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए थे। जब वो प्रोसीजर्स तो परफॉर्म हो गए, तभी तो ये इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए। अब जब ये इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए तो अब आपने ये देखने कि इन इवेंट्स को क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करवाया गया या नहीं। अब अगेन वो जो कल एक मैं बात कर रहा था ना स्लाइड वाली, वो यहां पर फिर से अप्लाई होगी। हमने इस केस स्टडी को सॉल्व करते हुए कुछ बातें की थी। हमने कहा था कि ये मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसका डिस्क्लोजर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें नेचर ऑफ द इवेंट और फाइनेंशियल इफेक्ट बताया जाएगा। तो क्या मैं इंस्पेक्ट कर लूं ड्राफ्ट एफएस? सी क्या था, व्हाट इज द ऑडिटर लुकिंग फॉर, और उसके अंदर कंट्रोल्स भी थे, असर्शंस भी थे, आईएफआरएस भी थे। अभी मैं आईएफआरएस की लाइन बोली थी, ये तो आईएस 10 ने कहा था ना कि आपने डिस्क्लोजर जो है वो एडिक्वेट देना है, उसका नेचर ऑफ द इवेंट और फाइनेंशियल इफेक्ट बताना है। तो मैंने कहा इंस्पेक्ट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस, टू चेक, टू इवेल्युएट, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, दैट इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोजर्स आर एडिक्वेट, कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो क्या हैं, वो एडिक्वेट हैं। ये आपने बेसिकली चेक करना है। अच्छा, एक चीज हो गई, ये तो आपका प्रोसीजर कहीं ना कहीं पूरे पेपर में, इसके लिए आप 7:30 का कोई कल अलार्म लगवाया था, 7:30 का, एक लगा लीजिएगा 7:45 का अलार्म, और उसमें ये लिख लीजिएगा क्योंकि इंशाल्लाह ये काम आ जाएगा। और 8 बजे का अलार्म आपने रिमाइंडर लगा लेने रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का, कि पेपर में कोई ना कोई तो ऐसा सवाल होगा जहां पर कोई जजमेंट्स, अजम्पशंस, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे, तो वहां पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला प्रोसीजर आप चिपका सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज ये तो एक प्रोसीजर हो गया। अब एक चीज मुझे ये बताएं, हमने जब इसको यहां पर ये लिखा था, ये स्लाइड है, ये जो इस टाइम आपके पास स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये स्लाइड है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिए कहा था आफ्टर ईयर एंड फॉर विच कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट ईयर एंड। तो क्या मुझे यहां पर वो एग्रीमेंट, वो जो एक्विजिशन एग्रीमेंट है, वो पढ़ना चाहिए? और उसके अंदर मैं खास तौर पर क्या चीज देखूंगा, व्हाट इज एक्विजिशन एग्रीमेंट 100 पेजेस का है। शाबाश, क्योंकि इसका नॉन एडजस्टिंग इवेंट होने का फैसला तारीख की बेसिस पर है। ये इवेंट नॉन एडजस्ट, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर डेट लिखी हो 25 जून, तो फिर तो नॉन एडजस्टिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता, या एडजस्टिंग का, फिर तो वो कंसोलिडेट होना है। तो मैं इंस्पेक्ट करूंगा कौन सा एग्रीमेंट, एक्विजिशन एग्रीमेंट या परचेज एग्रीमेंट, जो कि कोला और ऑरेंज लिमिटेड के दरमियान में हुए। और स्पेसिफिकली क्या देखूंगा, टू वेरीफाई द डेट ऑफ एग्रीमेंट, टू कंफर्म कि ये आफ्टर ईयर एंड है। ये बात समझ में आई है? मैं अच्छा, फिर मैंने एक तो ये वाला जो मैंने प्रोसीजर किया ना, इससे मैंने वो जो अपनी स्लाइड थी नॉन एडजस्टिंग, ये मैं स्लाइड पीपीटी की स्लाइड की नहीं बात कर रहा है, वो वाली स्लाइड, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मैंने फैसला कैसे किया था,
कि ये कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये मैंने वेरीफाई कर लिया इस प्रोसीजर से। दूसरा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि जी जब भी मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा आपने उसका डिस्क्लोजर देना है, आपने उसका डिस्क्लोजर देना है। तो अगर आपने उसका डिस्क्लोजर दिया तो मैंने वो डिस्क्लोजर चेक कर लिया। डिस्क्लोजर के अंदर क्या लिखना था, इवेंट की नेचर और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट। इस प्रोसीजर के थ्रू तो मैंने ये देखा ना कि ये दोनों बातें गिवन हो। अब वो फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल इफेक्ट है वो 4 बिलियन ही है या नहीं, उसके लिए मैं फिर से इंस्पेक्ट कर लूं, एक्विजिशन एग्रीमेंट भी इंस्पेक्ट कर सकता हूं, बैंक स्टेटमेंट कौन सी वाली, पोस्ट ईयर एंड या प्री ईयर एंड, शाबाश, पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट। मैं इंस्पेक्ट कर लूं पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई द परचेज कंसिडरेशन। एबीसी से हिला तो नहीं हूं मैं? आई थिंक मैंने रिलीजियसली एबीसी फॉलो किया है। ए फॉर इंस्पेक्ट, बी फॉर पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट एंड सी फॉर टू वेरीफाई द परचेज कंसिडरेशन। तो मतलब मेरा पर्पस भी बता दिया। तो ये आपके बेसिकली कुछ प्रोसीजर्स हो गए। 3 मिनट में अगर आप इनमें से कोई 2 प्रोसीजर्स भी लिख लेते हैं तो दैट आई वुड से इज एन अचीवमेंट इन इट्स ओन राइट, बहुत अच्छा होगा और आपके पास इसमें अच्छे एक मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। मतलब आप इस पे एंड पे कई 2 2 4 इवेल्युएशन सही कर लेते हैं, कोई दो खाली अगर आपने ये पार्ट कर लिया, ऊपर वाले प्रोसीजर छूट भी गए तो आपने इस इंडिविजुअल क्वेश्चन को पास कर लिया। प्रोफेशनल एग्जाम्स को पास करने में मैंने जो खुद भी एक स्ट्रैटेजी फॉलो की और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, आपने स्ट्रैटेजी ये रखनी है, टारगेट टू पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, एक क्वेश्चन पूरा मुश्किल नहीं होता। ये मैं आई रिपीट, एक क्वेश्चन पूरे का पूरा मुश्किल नहीं होता, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, इजी भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी। तो आपने टारगेट टेस्टिंग करनी है कि जो इजी और मॉडरेट एलिमेंट्स हैं कम से कम उस पे कंट्रोल रखें। हाँ, ये जरूर होता है कि वो जो डिफिकल्ट एलिमेंट्स हैं ना वो शुरू में आ रहे होते हैं, और वो डिफिकल्ट एलिमेंट्स हमारे ऊपर एक इतना इंटेंस प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि उसकी वजह से हम मतलब हार मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन शायद हमें आगे भी नहीं आता होगा। ये मेरे दिमाग में ना वो परचेजेस लास्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन घूम रहा है जो कंट्रोल्स का था। कई बच्चों से जब मेरी बात उन्होंने कहा वो तो हमने देखा, हमने कहा ये तो हमने करना ही नहीं है। हालांकि मतलब करना ही नहीं है मींस आप 9 मार्क्स तो उधर ही छोड़ दिए आपने। हालांकि अगर आप उस क्वेश्चन को अब इस एनवायरनमेंट में आप उसको देखेंगे, अगर हमें चांस मिला हम उसको देखते हैं, तो 9 आउट ऑफ 9 शायद डिफिकल्ट हो, लेकिन आई वुड बी फाइन with a 3 mark or a 4 mark because every mark counts towards passing the exam। तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे उसमें 3 4 नंबर मिल जाएं, लेकिन मैंने अपना वो जो अगेन आई वुड रिपीट वो जो एक पॉजिटिव माइंड सेट की इंपॉर्टेंस है, आई अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन बट इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। और इंशाल्लाह ताला आपको पेपर के टाइम पे ना ये चीज स्ट्राइक करेगी कि आपको जहन में रहेगा कि भाई ये जो पॉजिटिविटी है इसके थ्रू फर्स्ट गो में, आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट गो में पेपर देख के क्या लगेगा, कुछ भी नहीं आता। इतना अच्छा पेपर बनाया जा रहा है कि आप 6 अटेम्प्ट्स के पिछले पेपर उठाएं ना तो पता लगता है ये हर दफा कुछ नए स्टाइल से हो रहे हैं और हर दफा आंसर्स वही होते हैं। तो इसका मतलब है वो सिर्फ स्टाइलिंग उसकी ऐसी कर रहे हैं कि द वन एग्जाम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अनदर, just to probably professional exams. I am sure you're aware of this. They're not just a test of your technical knowledge. I repeat, they're not just a test of your technical knowledge. They are indeed a test of your nerves as well. क्योंकि हमने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफिकल्ट एनवायरमेंट्स में भी काम करने। आप अगर आप में से कोई
इंटर्नशिप वगैरह कोई और फर्म्स वगैरह में करे, तो दे मस्ट बी अवेयर कि क्लाइंट के चैलेंजेस, क्लाइंट के प्रेशर्स हैं, ऑडिट फर्म के अपने चैलेंजेस प्रेशर्स हैं, तो हमने वो सारे मैनेज करे। तो प्रोबेबली थ्रू एग्जाम्स एज वेल आई कैप इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट। तो प्रेशर हैंडलिंग, नर्व्स मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरा जो एरिया था, जो पहले वाला पार्ट था, उसके अंदर क्या चीज थी कि जी ये आपका एडजस्टिंग इवेंट था सर? अगले साल के ऑडिट में करूंगा। क्यों? क्योंकि गुडविल अगर रिकॉर्ड होनी है तो अगले साल की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होनी है। सर ने बोला हम एक्सपर्ट की वो भी वेरीफाई रिपोर्ट भी देख सकते हैं, नेट, आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू। बिल्कुल देखूंगा, लेकिन जून 2023 के ऑडिट में, क्योंकि वहां पर एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, अनलेस के वो इधर डिस्क्लोज हो रहा हो। अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट में आपके पास बेसिकली दो अकाउंटिंग इश्यूज आइडेंटिफाई हुए। तो मैं हर एक के ऊपर अगर दो दो प्रोसीजर्स भी लिख पाता हूं, तो आई विल एंड अप विद अ डिसेंट स्कोर इन द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, राइट डाउन, इन्वेंट्री राइट डाउन, ये मुझे चेक करना है। अब यहां पर मसला क्या हुआ है कि इन्वेंट्री में अगेन नाउ द एग्जामिनर वांट्स यू टू हैव अ लुक एट द सिनेरियो एज वेल। आपने जब प्रोसीजर्स में फंसते हैं तो आपने एक और गुर भी याद रखिएगा, सिनेरियो पढ़ें। आप सिनेरियो के थ्रू भी प्रोसीजर्स बनाना शुरू कर देंगे। कैसे? The board of directors of Hacksaw Limited, producer of confectionery products, approved the financial statements on 7th September 2022. Before signing the audit report, it was revealed that retailers are returning one of HL's product to the distributors. On inquiry, it was found that certain batches of that product were not processed correctly and have caused a very bad taste. HL's closing inventory also contains finished goods from those batches. अगर फिनिश्ड गुड्स के अंदर भी वो है, तो अब यहां से दिखाएं मुझे किताब जहां पे ये प्रोसीजर्स लिखे हों। शर्त वही है कि वो किताब ऑटम 22 की अटेम्प्ट इस पेपर से पहले पब्लिश हुई हो। बाद में प्रोसीजर्स ऐड हो गए तो वो तो नहीं मानूंगा ना मैं। हाँ जी। अब एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थोड़ी सी, कल मैंने एक बात की थी, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। मैं आपको हेल्प करता हूं टू इमेजिन। एचएल की क्लोजिंग इन्वेंट्री में वो डिफेक्टिव बैचेस पड़े हुए हैं। तो क्या मैनेजमेंट ने कोई स्टेप्स लिए होंगे टू आइडेंटिफाई दोज? उसकी कोई क्वांटिटी को डिटरमिन करने की मैनेजमेंट ने कोशिश की होगी? कोई वर्किंग बनाई होगी कि कितने डैमेज्ड या ये जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं या जिनकी प्रोसेसिंग में मसला होता है, कितने क्वांटिटी है? तो क्या मैनेजमेंट की वो वर्किंग में इंस्पेक्ट कर लूं? इमेजिनेशन समझ में आ गई है? बहुत मुश्किल तो नहीं इमेजिनेशन लग रही। मैंने किया क्या है, मैंने किस तरह से सोचा है कि मैंने इस लाइन को दोबारा पढ़ा, क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये डिफेक्टिव गुड्स पड़े हुए हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये डिफेक्टिव गुड्स पड़े हुए हैं, तो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट ने राइट डाउन की कोई वर्किंग की होगी, तो क्या मैं उस वर्किंग को इंस्पेक्ट कर लूं? थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंस्पेक्ट, ए फॉर इंस्पेक्ट, B for management's working, C for what am I looking for, कि what is the quantity of damaged या defective items in the finished goods inventory as at 30 जून। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद मैनेजमेंट को उसको राइट डाउन करना चाहिए। अगर कर लिए तो ठीक है। अगर राइट डाउन नहीं किया तो विल यू आस्क द मैनेजमेंट टू राइट इट डाउन? सो विल यू रिक्वेस्ट द
ऑर्डर नहीं करते आप मैनेजमेंट को, आप मैनेजमेंट, बिकॉज वी प्रोफेशनल्स, तो हम कहेंगे वी विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिकॉर्ड एन ऑडिट एडजस्टमेंट टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री राइट डाउन। बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? आपके इन्वेंट्री राइट डाउन के दो प्रोसीजर सिनेरियो स्पेसिफिक आपने जनरेट कर लिए। इसी तरीके से आपको रिटर्न्स भी आ रहे हैं। एक इशू आपने वो रिफंड लायबिलिटी या सेल्स रिटर्न्स की प्रोविजंस के हवाले से भी आइडेंटिफाई किया था। तो वो जो रिटर्न्स हो रहे हैं उसके ऊपर, वो जो रिटर्न्स हो रहे हैं उसके ऊपर रिटेलर्स रिटर्न कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो आपकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही होगी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। आपसे मुराद है हैक्सॉ लिमिटेड की, एचएल की, तो एचएल की जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उसको मैं इंस्पेक्ट कर लूं तो मुझे एक क्वांटिटी पता लग जाएगी कि कितना रिटर्न हुए। मैं कंप्लीट डिटेल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लूं कि अब तक कितने रिटर्न्स आ गए हैं। मैं कंप्लीट डिटेल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लूं कि इस डिफेक्टिव बैच के कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी। ये एस्टिमेट अप्रोप्रिएट है या नहीं? एस्टिमेट 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 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूं मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द रीजनेबलनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अप्रूव हो चुकी हैं, अगर ये एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड होंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को री अप्रूव नहीं कराना पड़ेगा। हैं अभी हम फेज 1 में ही, फेज ए में ही, इवेंट्स अप टू द, अभी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है नहीं? क्या लिखा था? बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। अभी ऑडिट रिपोर्ट साइन है तो एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक हाई लेवल एक्शन मेरा ये भी नहीं है कि मैनेजमेंट से कहूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करके तो उसको बोर्ड से री अप्रूव करवाएं। नहीं समझ आ रही? सार कितना याद किया हुआ हमने यूज किया है? कुछ भी नहीं। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन एंड लिंकिंग विद व्हाट वी स्टडीड, आप खुद से प्रोसीजर्स जनरेट करेंगे। तो एबीसी जिंदाबाद। एबीसी के ऊपर आपने अगेन, if you're not comfortable with ABC, then this is not the time to adapt to it. अगर आपने एबीसी आप प्लान कर रही हैं, एंड ऑफ कोर्स वी लिव इन अ फ्री वर्ल्ड, तो आपने अपनी कंफर्ट देखनी है। अगर आप प्लान करें कि भाई मैं एबीसी को यूज करूंगा 10 मार्च 2025 को, और ये सोच रहे हैं कि पहली दफा वहां पर जाकर लिखूंगा, तो ये गलती ना करिए। अगर इसको यूज करना है, और मैं वैसे एक आपस की बात बता दूं, आप चाहें ना चाहें आपको यूज करना पड़ेगा। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। यूज आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से, इट इज फॉर दिस वेरी रीजन मैंने अपना कोई मॉक के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा मैं। बिकॉज हम जो ऑडियंस है ना हमारी, आई थॉट अबाउट, आई गेव इट अ थॉट लास्ट सेशन में, बल्कि रिक्वेस्ट भी थी कि जी इसको अपने मॉक के क्वेश्चंस करवाएं, पर आई वांट टू कीप इट यूनिवर्सल एंड ग्लोबल। इसके ऊपर ये जो अभी क्वेश्चन शो हो रहे हैं ना, इस पे कोई बहस नहीं है, क्योंकि ये सवाल सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करना है। तो मैं जस्ट टू यू नो अवॉइड controversy, I'm sticking to what has been actually tested in the paper. बट आई होप आपको थोड़ी बहुत विजिबिलिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन 7 का। इफ वी लुक एट द मार्किंग प्लान फर्स्ट, देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। इवैल्यूएशन और सिचुएशन के 4 नंबर थे और 8 नंबर प्रोसीजर्स के और 2 इवेंट्स थे, तो यू कुड हैव इजीली सिक्योर्ड डिसेंट मार्क्स। अगेन हमने कौन सा 8 8 4 आउट ऑफ 4 जरूर लेने हैं इंशाल्लाह ताला। 8 में से फिर 3 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, हमारा तो सवाल पास हो गया ना। और अगेन हम टारगेट कर रहे हैं, दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन के वी आर टारगेटिंग दैट वी आर गोइंग टू पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स आप फुल मार्क्स लेंगे। वैसे क्वेश्चन 7 जब टेस्ट हुआ था तो ये पासिंग रेशियो था।
मतलब 12 में से 6 नंबर भी नहीं ले सके स्टूडेंट्स। सो ऐसा नहीं होगा कि उनको ये समझ नहीं, ये आंसर्स पता नहीं होंगे, बट दे डिड नॉट नो हाउ टू थिंक, बिकॉज आपने आंसर स्क्रिप्ट पे ये जो आंसर उतारना है, उसके लिए पहले सही सिमत में सोचना इज द की। होपफुली आई एम मेकिंग सेंस। अलग अलग किस पे करेंगे? अलहदा अलहदा पेज पे मतलब? हाँ हाँ, पेजेस तो अपने ही है ना हमारे, अलहदा अलहदा पेज पे करें, बेशक कि एक पेज पे इवैल्यूएशन करें, मतलब एक पेज पे इवैल्यूएशन करें। स्क्रिप्ट है इतना, वो काफी हैवी स्क्रिप्ट होता है, एक पेज पे इवैल्यूएशन करें, अगले पे प्रोसीजर्स लिखें, फिर अगले पार्ट के लिए उसकी इवैल्यूएशन तीसरे पेज पे और उसके प्रोसीजर्स। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आई विल ना लिखें। मैंने भी बिल्कुल स्क्रिप्ट्स मार्क करते हुए बहुत देखा कि आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। पहली तो बात है, पेपर में टाइम कीमती होता है, आई विल के कोई मार्क्स नहीं मिलने। अभी मेरे से ब्रेक में एक स्टूडेंट ने, सर ने जो चेकिंग करवाई अपने स्क्रिप्ट की, तो मैं इनको बता रहा था कि ये आपने पूरा पैराग्राफ लिखे, कुछ 5-6 लाइनें लिखी थी। मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर इस पे लिख लें, मार्क्स कोई नहीं है, लेकिन फालतू लिखने में एक नुकसान है कि I'm probably disadvantaging my other exams. But inshallah tala, अब पता लग गया है, तो now this mistake will not happen in the future in the real exam. असल में मिस्टेक स्टूडेंट्स थोड़ी सी ये भी कर रहे हैं ना, वो पहली दफा आए कैप को चेकिंग करवा रहे हैं। अगर ये जो पहले चेकिंग हो जाए ना थोड़ी स्क्रिप्ट्स की, उसके लिए फिर और भी बहुत से प्री रेक्विजिट्स हैं कि टेस्ट्स अटेम्प्ट किए जाएं। फिर उसके लिए ये भी प्री रेक्विजिट है कि टेस्ट कुछ आई कैप से करस्पॉन्डिंग भी हो। फिर उसके लिए ये भी प्री रेक्विजिट है कि उसकी मार्किंग कुछ आई कैप से करस्पॉन्ड कर रही हो। तो देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया था। क्योंकि अगेन रटाफिकेशन को आई कैप कैसे डिस्करेज कर रहे हैं, उसकी एक और एग्जाम्पल। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी वो कोई लिस्ट बता देना एडजस्टिंग इवेंट्स की, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की, ताकि हम वो लिस्ट याद कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला आई कैप उस लिस्ट में ऐसा कोई काम करता है कि वो जो नॉन एडजस्टिंग में लिखा हुआ था वो एडजस्टिंग बन जाता है, जो एडजस्टिंग में लिखा हुआ था वो नॉन एडजस्टिंग बन जाता है। उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। वही सवाल तो वही है, देखा हुआ है, अभी हमने देखा है, ये अटेम्प्ट पुरानी है, ऑटम 20 की। Consider each of the following independent situations. Spruce Limited issued its financial statements on 15 September 2020 for the year ended 30th June 2020. On 22nd September 2020, your audit team came to know that a major debtor has filed bankruptcy due to destruction of its production facility in a terrorist attack on 20th August 2020. अब आपको मेमोरी से तो आंसर शायद याद ही होगा, नहीं याद? बताएं। अच्छा, आमतौर पे रिसीवेबल की बैंक्रप्सी जो है वो तो एडजस्टिंग इवेंट होता है। अगर आप कोई भी लिस्ट, पब्लिश्ड लिस्ट उठाएं, तो उसके अंदर वो एडजस्टिंग इवेंट में है। अब एग्जाम के अंदर इस लाइन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आमतौर पे तो ये एडजस्टिंग इवेंट था। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये यूं करते हैं, बल्कि यहां पर सवाल खत्म हो जाता, तो फिर ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाता, और उसका ग्राउंड क्या होता कि जी बैंक्रप्सी जो है ना वो रातों रात नहीं होती। तो जरूर 30 जून 2020 पर भी कुछ मसले मसाइल एग्जिस्ट कर रहे होंगे,
और इवेंचुअली दैट ट्रांसलेटेड इनटू बैंक्रप्सी ऑन से 22 सितंबर 2020। तो जो आईएफआरएस की लिस्ट है उसमें तो ये यही लिखा, अगर यहां तक लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन स्टैंडर्ड्स बहुत खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन कराते हो, बड़ी बहस हुई कि नहीं जी ये तो हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होता है। लिस्ट मुंह पे मारी मेरे किसी ने कि जी ये लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर मैं स्टैंडर्ड पे, मैं तो आपको पता है इधर उधर की लिस्ट पे एतबार रहा नहीं है, तो अब एतबार के लिए सिर्फ ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स ही हैं। तो जब स्टैंडर्ड्स में मैं गया तो स्टैंडर्ड्स में बड़ी प्यारी बात लिखी थी। उसने कहा नॉर्मली ये जो बैंक्रप्सी है ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। मतलब स्टैंडर्ड ने भी, लिखने वाले ने भी अपने लिए मार्जिन निकाला, और आई कैप ने अल्हम्दुलिल्लाह उस मार्जिन को इस सिनेरियो में इनकैश कराया। आगे ऐड किया कि टेररिस्ट अटैक हुआ 20 अगस्त 2020 को है, मतलब ये कंडीशन ईयर एंड पे, जिस वजह से बैंक्रप्सी हुई है ये कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब इसमें बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये एक चीज लिखी है कि क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट नीड एन अमेंडमेंट। ये नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो आप कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट नीड एडजस्टमेंट, इंस्टेड अ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, या आप कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्लोजर। But this is incorrect, and ICAP has been kind enough to have confirmed to me in writing that this version is not a precise. ठीक हो गया।